नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ब्रिक में। चलिए तो आज हम आपकी मैराथन, आज संडे स्पेशल आपको मैराथन मिलने वाली है। बाल विकास की ईबीएस की मिल गई होगी, बाल विकास की भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और सभी को डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो जी आपको याद रखना जी, रामबाण पीडीएफ अभी आपको ऑफर था आपका 49 का। कितने का था? तो रामबाण पीडीएफ के बारे में बताया था, जिसने भी नई परचेस की हो कर लो, क्योंकि इसमें पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपका 49 का, 49 का। ठीक है, ये अभी ऑफर है। इसके बाद बढ़ जाएगा इसमें 15 नंबर पक्के आपका, फिर 500 क्वेश्चन आएंगे, 800 हो गए, 800 क्वेश्चन और वीडियो के माध्यम से उनको समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। चलो इसका आंसर बताएं आप। तो देखो, अब 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर सीटेट में जो आपके पूछे गए हैं बाल विकास के। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे उचित, तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन गायब कर दिया भाई साहब ने। बच्चों की त्रुटियों के संबंध में, बच्चों की गलतियां त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो बताओ क्या इनमें से सही होगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से, बताओ। तो देखो क्या होगा, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि टीचर अगर वो उसकी त्रुटियों को, गलतियों को सुधार नहीं सकता है बच्चों की, तो मतलब ये समझ जाएगा कि वो शिक्षक शिक्षा व्यवस्था क्या है, असफल हो रही। ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत होगा। समय लगेगा, अधिक समय लगेगा तो लगने दो, हमारा क्या जाता है। स्वयं बच्चे नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। तो बच्चों द्वारा त्रुटियां की गई, त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है। यदि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है तो मतलब वो क्या है, असफल होगी वो व्यवस्था। ठीक है, तो ए होगा। चलो इसका बताएं। चलो ये नर्सरी में बच्चा जब शुरुआत में होता है, नर्सरी बिल्कुल छोटे में, तो उस समय सबसे अच्छी है कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? बताओ। नर्सरी में बच्चा सबसे ज्यादा कहां सीखेगा? विद्यालय में? नो जी नो। मेरा प्रिय मित्र होगा, मेरा पड़ोस। तो क्या होगा, नर्सरी में जब रहता है बच्चा तो सबसे ज्यादा अपने मेरा परिवार, अपने परिवार में सीखता है, मम्मी पापा से सीखता है, और मम्मी पापा हो गए, दादा दादी सबसे सीखता है। तो नर्सरी में बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखता है? मेरा परिवार से, माय फैमिली। ठीक है, चलो बिल्कुल सही आंसर बताते चलना तुम लोगों के साथ। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक बाधा नियमित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई बताएगा? मतलब आपको प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक में क्या करना है? प्राइमरी तो निर्मित करना है वातावरण जहां अधिक से अधिक हो सके। तो बताओ कौन सा एक शिक्षक को करना? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। हो सकता है समूह गतिविधि के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह में बनाना गलत होगा। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनाना, सुबह प्रत्येक अभिवादन करना गलत है। क्या होगा, टीचर को विभेद नहीं करना चाहिए, उनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कैसे भी हो, उनको एक समान देखना चाहिए और सभी के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। क्या होगा, इसका ए होगा। ठीक है, आंसर आते हैं तो आपको देते चलना है साथ में और लास्ट में बताना है कितना आपका सही हुआ। तो इसका बताओ, एक बच्चा जो ग्रसित है वह सा को क्या बोलता है? बाज बोलता है। न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है। तो बताओ किस बीमारी से है? तो इनको बोलते हैं डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं इन बीमारियों को, डिसऑर्डर। ठीक है, अधिगम अक्षमता वाली बीमारी होती है। तो ये होती है डिसलेक्सिया, याद रखना। इसमें क्या होता है, बच्चा पठन बोध में क्या आता है? लेखन बोध में प्रॉब्लम आती है। लेखन बोध में क्या आती है? प्रॉब्लम। सा, जैसे सा को बाज पड़ता है, ठीक है, ऐसा लिखा है, ऐसे होता है क्या? डिसग्राफिया। इसमें क्या आता है? इसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, डिसलेक्सिया। ठीक है, मोरोफिया में भय पैदा होता है, बच्चे में भय उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो ये विकार है, तो इसका आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट बताना जल्दी से इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सी विशेष समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो कौन सी विशेषता है समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या समाधान, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ऐसा नहीं है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या का धर्म में संकेत अनियत रूप में दिया होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या होगा?
तो बिल्कुल सही है, क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम शानदार 5वां बताया का डी। तो इसका आंसर होगा, देखो समस्या विशेष चिन्ह होता है, समस्या समाधान का संकेत अंत में तो दिया जाता है, मतलब समस्या जो रहती है उसका सॉल्यूशन भी उसी में छिपा रहता है, बस हमें पहचान की जरूरत होती है। तो इसका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, ये डी होगा। चलो इतना आ गया तो डी होगा। चलो इसका बताएं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, कोई बताएगा? प्रतिभाशाली मतलब जिनका आईक्यू लेवल बताया था ना, आईक्यू लेवल क्या होता है, 140 प्लस होता है। ये बच्चे क्या होते हैं, अब सारी चिंतन करते हैं, स्वयं काम करके देखते हैं, उच्च कक्षाओं की किताबें वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। तो बता, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में क्या होता है, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा नहीं होता, अपने अंदर बात नहीं रखते हैं, शिक्षक से स्वतंत्र नहीं होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, ये गलत होगा। तो अपने निर्णयों में क्या होते हैं, ये अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं, ये स्वयं से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही होगा डी होगा। ठीक है, क्या होगा, डी। चलो इसका बताओ, चिंतन मतलब क्या होता है, थिंकिंग। तुम सोचते हो ना किसी भी समस्या के बारे में, तुम्हें चिंतन करने पड़ता है, थिंकिंग। सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, बताओ कौन कौन से चरण आएंगे चिंतन में। क्रम बताना है आपको। सबसे पहले चिंतन में क्या करोगे, देखो पहले पूर्व प्रक्रमण करोगे। पूर्व प्रक्रमण मतलब उसके बारे में सोचोगे, पहले जो किया था आपने, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर श्रेणी उसको बांटोगे, फिर क्या होगा, प्रतिक्रिया चयन करोगे और फिर उसका क्रियान्वयन करोगे। तो सबसे पहले आपको पूर्व प्रक्रमण उसको देखना है, उसको श्रेणियों में बांटना है, फिर चयन करना है, फिर क्रियान्वयन करना है। तो क्या आएगा आपका डी ऑप्शन, घा गा खा गा। ठीक है, तो जी आएगा आपका। आप देखो यहां पर सीखने संबंधी नियोक्ता सामान्यता होती है। जो सीखने संबंधी नियोक्ता सामान्यता कैसी होती है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीणों में संबंध रखते हैं। नियोक्ता सामान्यता उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीखने संबंधी नियोक्ता किसमें पाई जाती है, नियोक्ता मतलब प्रॉब्लम आती है ना, तो मैंने देखा होगा अधिगम क्षमता होती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है या आपको बोलने में आती है, तो इसका मतलब है उन बच्चों में ये अधिक पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक माता पिता में ये होती है, क्योंकि ये जीन के माध्यम से ट्रांसफर होती रहती है। तो क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, चलो इसका बताओ। देखो मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई प्रश्न उत्तर मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा क्वेश्चन, मोनिका क्या करती है, गणित की शिक्षिका है, राधिका से इसने एक क्वेश्चन पूछा, राधिका ने नहीं दिया आंसर, तो उसने तुरंत दूसरा मोहन से पूछा। जब उसने महसूस होता है कि मोहन क्या कर रहा है, उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो उसने क्वेश्चन को बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देगी, बताओ? कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ऐसा नहीं। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं बढ़ावा दे रही, बिल्कुल सही है। तो क्या कर रही वो, मोहन को ज्यादा, लड़कों को ज्यादा बढ़ावा दे रही और लड़कियों को कम दे रही, मतलब वो लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना चाहती है। तो क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है, क्या होगा, नौवे का सी। ठीक है, इतना आ गया समझ में, बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट बताएं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन किसका ध्यान रखता है, एक के सिवाय। क्षमताओं का ध्यान रखता है, आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, त्रुटियों का। तो बताओ किसका ध्यान रखता है सिवाय एक को छोड़कर, बताओ सही से आंसर क्या है। चलो इसका देखो, इसका होगा आपका विद्यार्थियों की क्षमताओं का रखता है सीखने का, त्रुटियों का भी रखता है, अधिगम शैलियां किस प्रकार की हो रही, लेकिन आवश्यकताओं का नहीं रखता है ध्यान। ठीक है, तो सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है, ये क्षमताओं का, त्रुटियों का और ये अधिगम शैलियों का, किस प्रकार की अधिगम शैली उपयोग की है, इनका ध्यान रखता है। ठीक है, चलो फुर्ती में आंसर देखो। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार, मतलब दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, एक को तो धनाढ्य व्यक्ति मतलब अमीर व्यक्तियों ने उसको गोद ले लिया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा
एक वर्ष के लिए मतलब गोल दिया गया, एक वर्ष के बाद दोनों का बाद उनके बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना। मतलब अब बताओ एक साल में उनका आईक्यू लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई बताएगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, गलत होगा। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा होगा, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा होगा। निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। देखो इसका सही आंसर होगा निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा दोनों समान रूप से ही, इसका समान रूप से नहीं, तो ये को ऑप्शन है थोड़ा गलत है। सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा, ये नहीं है। तो इसका ये है, इसका ऑप्शन ये है कि मतलब सामाजिक व आर्थिक आईक्यू लेवल को प्रभावित, आईक्यू लेवल से कोई संबंध नहीं है इनका, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गरीब ने ले लिया अमीर ने तो उनका आईक्यू लेवल, तो दोनों में समान, मतलब क्या होगा, इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति का उनके आईक्यू लेवल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर ये होगा, जिन भाई साहब ने गलत छाप दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना अपन को, जुड़वा हो या तुड़वा हो। चलो हमने बताया था कौशल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बताया था हमने सूक्ष्म, ये क्या होता है, सूक्ष्म कौशल, जिसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। और एक होता है आपका कौन सा, स्थूल, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, जैसे दौड़ना हो गया, ठीक है, दौड़ना हो गया। इसके बाद हो गया क्या, दौड़ना हो गया, इसके बाद आपका हो गया इसके बाद हो गया चढ़ना, दौड़ना चढ़ना हो गया, फुदकना हो गया, पूरी मांसपेशियों का उपयोग होता है। इसमें छोटी सी जैसे माला परोना होता है, लिखना होता है, गिलास पकड़ना होता है, छोटी छोटी मांसपेशियों। तो सूक्ष्म का कौन सा उदाहरण है, देखो दौड़ना तो एक स्थूल का हो जाएगा, चढ़ना भी स्थूल का, फुदकना तो क्या हो जाएगा, लिखना, क्योंकि तुम लिखोगे तो छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग करोगे। तो बी आंसर होगा इसका, क्या होगा, बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो तो बायगोत्स्की बताया था, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने जेडपीडी थ्योरी दी थी, इन्होंने पार का सिद्धांत दिया था, स्क्रिप्ट होल्डिंग, ठीक है। तो ये आपको बताना है इनकी निहात क्या है इनके उस सिद्धांत में। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत नहीं करना। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना ये गलत हो। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि से कम होता है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला था सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया था कि बच्चे आपस में सहयोग करके एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व कर सकते, ठीक है। नंबर बताना है लास्ट में आपको कितने आए, ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलो। किशोरों का अनुभव कर सकते हैं, 11 से 18 साल किशोर अवस्था जो होती ना, अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव होता है इनमें, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परिपक्वता के भाव। तो बताओ, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के भाव, तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताएं। बिल्कुल सही है। तो इनमें याद रखना, तो इनमें दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का भाव होता है। क्या होता है, दुश्चिंता होती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे में तनाव, संघर्ष और तूफान वगैरह चलता है, ठीक है। और तूफान की अवस्था बोलते हैं संघर्ष तनाव, ठीक है। तो जी याद रखना, ये स्टैनले हॉल ने कहा था, स्टैनले हॉल, ठीक है, हॉल, इनका नाम याद रखना। चलो तो इसमें दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, अलग होने लगता बच्चा, स्वयं करने लगता है, परिकल्पना, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, शारीरिक रूप से सक्षम जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, बताओ क्या होता है, ठीक है, एक गा है, ठीक है। तो याद रखना, ये होता है डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम, उनमें क्या होता है, डिस्ग्राफिया की बीमारी पाई जाती है। डिस्ग्राफिया मतलब क्या होता है, उनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, लिखने में, ठीक है। कैलकुलिया में क्या होता है, गणित संबंधी कौशल को, गणित के जोड़ घटाना करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। डिसलेक्सिया में क्या होती है, लेखन बोध में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में, लेखन बोध में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में। चलो इसका आंसर तो आ गया समझ। आंशिक पुनर्मलन होता है, बताओ आंशिक पुनर्मलन क्या होता है,
सतत पुनर्मिलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, आंशिक पुनर्मिलन सतत पुनर्मिलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सार्थक कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा सतत पुनर्मिलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। देखो आंशिक मतलब हमने बोला था ना पाड़, इसमें क्या होता है, बच्चा अगर फंस रहा हो तो तुम्हें आंशिक उनको मदद दे दो, संकेत दे दो, तो ये क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। अगर तुम बार बार उसको बता रहे तो वो फिर सीखेगा नहीं। तो क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। ठीक है, चलो बिल्कुल शानदार। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसी शाब्दिक बढ़ावा देगा। कोई बताएगा इनमें से कौन सा एक सशक्त विद्यालय है? तो अपने शिक्षकों में किसको बढ़ावा देगा? सशक्त विद्यालय मतलब जहां पर नियम कानून कठोर हैं, अनुशासित स्वभाव को देगा, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति तो याद ना, प्रतिस्पर्धा में अभिव्यक्ति को, उनमें क्या है, उनमें कंपटीशन की भावना अधिक विकसित करेगा, ताकि बच्चे क्या करें, जो टीचर होंगे वो अच्छे से पढ़ाएंगे। एक टीचर की प्रशंसा करेगा, कोई पढ़ा रहा तो उसकी प्रशंसा करे, तो जी करेगा, तो इससे क्या होगा, जो टीचर होंगे वो अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बी। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, बताओ इसका, पढ़ो इसका आंसर दो जल्दी से। देखो निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोच्च लाभ यह है कि अंतर विषयी मतलब आपस में विषयों को कोरिलेट करके पढ़ाना। अनुदेशन का सर्वोच्च लाभ क्या होगा, पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुभूति होती है। गलत होगा। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में प्रयोग अनुपयोग करने और सामान्यीकरण करने के अवसर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो याद रखना, बहु विषय का मतलब क्या है, तुमने एक विषय पढ़ा, उसका उपयोग हर क्षेत्र में अलग अलग जगह उपयोग करना, इससे ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुपयोग होगा बच्चे में। ठीक है, और सामान्यीकृत करने के अवसर भी मिलेंगे उसको। तो बी आंसर होगा। प्रकरणों की विविधता और परंपरागत पाठ चर्चा नहीं होगा, विषयों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी भी नेगेटिव हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, बी। चलो इतना आ गया समझ में। इसके बाद बताओ, बे शिक्षार्थी क्या होते हैं, बताओ इसका। बे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता का अधिक इच्छा प्रदर्शित मतलब पास होता है, उनके पास क्या होता है, जो संबद्ध अधिक ज्ञान रखते हैं और शैक्षणिक दक्षता भी अधिक होती है, इच्छा शक्ति उनके अंदर होती है। तो बताओ भाई कौन से उपागम किससे संबंधित रखते हैं, तो क्या होगा बताओ। तो वो कौन सा उपागम होता है उनके पास, निष्पादन नहीं होता, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। क्या होता है, इसका कार्य परिवार नहीं होता, नेपोरिता नहीं होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, इसके द्वारा भी किसी भी काम को सीख लेते हैं, लंबी समय तक उसके बारे में याद रखते हैं। निष्पादन उपागम अभिविन्यास क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं। देखो शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान के विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। शिक्षक के अलावा इनमें से क्या बच्चों में क्या है, उनमें क्या कर सकता है, उनमें रुचि उत्पन्न कर सकता है, कौन सा इनमें है, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका क्या होगा, तो देखो रचनात्मक असीमित अवसर उपलब्ध कराना गलत हो जाएगा, मुक्त सामग्री उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए। तो सब होगा क्या, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से उसके तुम क्या परिपूर्णता विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाना। बिल्कुल, जब बच्चा स्वयं से काम कर रहा है तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो क्या होगा इसका, बी आंसर होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, हुआ है। ठीक है, भाषा की जैसे हिंदी में होती है, हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी, ध्वनि, और लिखित इकाई क्या होती है आपका वर्ण होता है। ऐसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है किसमें, इसको बोलते हैं स्वनिम होती है। याद रखना स्वनिम, ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, हिंदी में इसको स्वनिम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि वगैरह तो ये किसमें होती है, वैसे सेम। चलो ये हो गया। बहुबुद्धि सिद्धांत निहातार्थ देता है सिवाय एक को छोड़कर। बहुबुद्धि सिद्धांत सबको क्या देता है, निहातार्थ देता है। बताओ कौन, तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपको पता होगा, बुद्धि के बारे में अल्फ्रेड बिने ने सबसे बताया था। अल्फ्रेड बिने, इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया था 1911 में, इसलिए उन लोग को बुद्धि का जनक, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था, द्वितत्व त्रितत्व दिया था आपका स्पीयरमैन ने। ठीक है, बहुकर्ण सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने।
ठीक है, तो ये बताओ इनमें बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो बहुबुद्धि मतलब अलग अलग प्रकार की बुद्धि का अलग अलग चीजों में यूज करते हो। विविधता से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, हाँ तो ये अलग है, बुद्धि लब्धि अलग होता है, संवेगात्मक जो अलग होता है। ये सही है। बुद्धि प्रकरण संख्याओं का एक विशिष्ट समूचा समाधान के लिए किया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार से नहीं किया जाता है, इसका उपयोग कई तरह से अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो सी नहीं आएगा इसका आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, तो हमने बताया था मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, जो बच्चे को उसके लक्ष्य को प्राप्त करा दे। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा इनमें से बताओ। बाह्य कारक दो, एक तो होता है आंतरिक मोटिवेशन, जब हम खुद से जिज्ञासा होती है, रुचि, तो एक बाहर होता है, दंड होता है, पुरस्कार मिलता है। तो असफलता के लिए अभिप्रेरणा करना, इससे अभिप्रेरित नहीं होगा। बाह्य कारक होता है, बाह्य कारक होता है, तो ये नहीं होगा। बहुत सरल और कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवस्थित, लक्ष्यों को अगर प्राप्त करने में उसको क्या हो रही, व्यवस्थित तरीके से संतुष्टि हो रही, उसको जुनून आ रहा, जो सारा अपने लक्ष्य, तो क्या होगा, वो अभिप्रेरित करता है, उसको ज्यादा अभिप्रेरित करेगा। ठीक है, तो सी आएगा। चलो, बुद्धि लब्धि का निष्पादन से संबंधित है, तो बुद्धि लब्धि आप बताए किसके निष्पादन से संबंधित है। बुद्धि लब्धि में क्या होता है बताओ। बुद्धि लब्धि किससे संबंधित है बताओ, किसके निष्पादन। तो याद है ना, ये उच्च 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 उसके हैं, उच्च उसके क्या है, बुद्धि लब्धि उच्च जो है उच्च निष्पादन में संबंधित है। इससे हम बच्चे की उच्च जो मानसिक क्षमता है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो IQ लेवल बराबर क्या होता है, तो यहां होती है मानसिक आयु, क्या होती है, मानसिक आयु होती है, आयु की लेवल ज्ञात करने का बुद्धि लब्धि। यहां होती है वास्तविक आयु। जैसे कोई बच्चा दिखता 16 साल का, लेकिन उसका दिमाग 10 साल जैसा रहता है, ये फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन आया, ठीक है, जैसे देखो इसमें आपको निकालने के लिए बोला, उसने बोला 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर याद रखना। ठीक है, आप देखो कैसे निकालेंगे अपन, तो ये होता है मानसिक आयु बच्चे वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100 करना है। अब इसमें दिया क्या है, देखो परीक्षण में 75 अंक प्राप्त, बुद्धि लब्धि दी है 75, उसकी मानसिक आयु कितनी है, 16 वर्ष का बच्चा, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु होगी, तो मतलब वास्तविक आयु दी है उसकी, तो मानसिक आयु एम ए मान लो, और जी है वास्तविक आयु कितनी है 16 वर्ष। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो 75 गुणे 16 बटे 100 नीचे चला जाएगा, तो 25 × 75, 25 × 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, 25 × 75 हो गया, 25 × 100। ठीक है, इसके बाद कितना दिया है आपका 16 वर्ष, तो 4 को 16, तो 4 दिया 12, तो 12 वर्ष आ जाएगी उसकी मानसिक आयु। कितना है, एम ए बराबर कितना आ गया 12, क्योंकि मतलब वो लग तो रहा 16 साल का, लेकिन उसके दिमाग कैसा है 12 साल के बच्चे जैसा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख लेना कहीं पर, ऐसे और भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूरी होना चाहिए, मतलब इनमें क्या जरूरी होना चाहिए बताओ। बच्चों के पोर्टफोलियो के बारे में देखा कि एक साल में उसने, एक महीने में कितना अंतर आया है, कितना उसने सीखा है, तो बताओ क्या जरूरी होगा। अन्य शिक्षकों समावेशन, शिक्षकों का समावेशन होगा क्या, या विद्यार्थियों का समावेशन, तो याद, तो इसमें क्या होगा, अगर पोर्टफोलियो कर रहा है तो किसका समावेशन होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन, तो बी आंसर होगा। ठीक है, तो सही है, बिल्कुल शानदार आंसर, ऐसे ही देते चलें। सफल समावेशन को, समावेशी शिक्षा मतलब जहां बच्चे सभी प्रकार के, सभी भाषा, सभी धर्म के बैठते हैं, तो सफल समावेशन के लिए क्या जरूरी होगा, आवश्यकता होती है, किसकी होगी, क्षमता संवेदनशील बनाना, तो किसकी आवश्यकता होगी बताओ सफल समावेशन की। तो इसमें होगी अपन सफल पृथक्करण की, क्या होगी, पृथक्करण। अगर तुम्हें सफल समावेशन करना है तो तुम्हें उनके पृथक्करण के, उनकी भाषाओं के, अलग भाषाओं के बारे में जानना होगा, संस्कृति के बारे में जानना होगा, तो क्या होगा इसका सही आंसर
बी होगा, ठीक है। 27 का क्या होगा, बी। आप बताओ विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लिंग भेदभाव से बचना है आपको, ठीक है। बच्चों में लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं करना है, तो क्या होगा बताओ, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात अधिसंज्ञान करना। बिल्कुल, आपका लिंग पक्षपात पूर्ण है उसके क्या, उसको हटाना, उस व्यवहार को आपको दर्शाना नहीं है, तो यही आंसर होगा। इसके अलावा पुरुष महिला समान संख्या में भर्ती करना, तो ये नहीं होगा। विद्यालयों में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई करना, ये गलत होगा। संगति प्रतियोगिता अपेक्षा लड़कों का चयन करना, ये भी गलत होगा। क्या होगा इसका, ए सही होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा, ए आंसर होगा। चलो इसका बताओ, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सक्रिय सदस्य हो जाते हैं अपने समूह के। बताओ किस अवस्था में होते हैं बच्चे अपने समूह के, ठीक है। तो याद रखना, ये हमने बताया था कल 11 से 18, किशोरावस्था में क्या होते हैं अपने समूह के सक्रिय सदस्य, मतलब यहाँ दोस्ती की भावना बहुत प्रबल आ जाती है और लड़ने की तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका किशोरावस्था, ठीक है। और ये अपने बताई थी 11 से 18। इसको स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, स्टैनले हॉल ने क्या कहा, तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था, तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था बोला है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अब क्या है आपको, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे, मतलब नियमित उपस्थिति के लिए वंचित समूह के बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, भाषाई रूप से जो आते ही नहीं है स्कूल, उनको नियमित करने के लिए बताओ आपको क्या सबसे अच्छा उपाय होगा। आवासीय विद्यालय खोलना हो सकता है, देखते हैं। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये गलत हो जाएगा। नियुक्त किया जाए, घरों में बच्चों को लेकर आए, ऐसा गलत होगा। 5 रुपए देना, ये गलत होगा। क्या होगा, आवासीय विद्यालय खोलना आपको, बच्चों को वहीं पर ऐसे बच्चे जो क्या हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या भाषाई या अन्य रूप से विकलांग हैं या कमजोर वर्ग हैं, तो उनको वहीं पर रखो, वहीं पर पढ़ाओ, वहीं पर खाना दो, ठीक है। तो इससे हो जाए ये, क्या होगा, चलो इसके बाद बताओ किसने क्या हुआ था, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था, निर्माण किया था, अल्फ्रेड। तो याद रखना, ये बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले प्रयोग किया था अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने ने किया था 1911 में किया था, ठीक है। और इन्हें क्या हुआ, इन्होंने किया था, इसी कारण इनको बुद्धि का जनक भी बोलते हैं, आईक्यू लेवल का बुद्धि का जनक बोलते हैं। उन्होंने बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया है कि एक तत्व, इन्होंने बोला था कि सभी में एक तत्व सिद्धांत, सभी में एक प्रकार की बुद्धि होती है, और द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक, द्वितत्व सिद्धांत बुद्धि का और त्रितत्व, तीन प्रकार की होती है, जी दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है। और बहुकारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का थॉर्नडाइक ने, किसने, बहुकारक दिया था थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक, ठीक है। और त्रियामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, त्रियामी बुद्धि का 3 आयाम होते हैं, एक गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। तो ये है अल्फ्रेड बिने, इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया था 1911 में सबसे पहले, इसलिए इनको बुद्धि का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को क्या करता है, एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता भी है, क्या करता है, पढ़ाता भी है। और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित भी करता है। वह कर रहा है, क्या के लिए कर रहा है बताओ, सीखने के रूप में आकलन, या सीखने के लिए कर रहा है, या सीखने के समय कर रहा है, सीखने का आकलन कर रहा है। तो ये तो बता ही दोगे तुम लोग, ठीक है। तो बताओ जल्दी से फास्ट बताओ, ठीक है। बिल्कुल शानदार, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल शानदार, क्या होगा, तुम लोगों ने बता ही दिया है, बता दिया बिल्कुल। तो देखो एक क्या, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है। टीचर क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें, तो ये क्या, सीखने के लिए आकलन है। चलो इसका आंसर बता।
देखो कक्षा कक्षा में जेंडर विभेद है। जेंडर विभेद क्या होता है? लड़का और लड़की की तुलना करना। लड़का को लड़की की तुलना में कम दिखाया जाता है, ठीक है, कि लड़की ये काम करती है, लड़का ये काम करता है, ठीक है, कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं, लड़के विज्ञान लेते हैं और लड़कियां गृह विज्ञान लेती हैं, होम साइंस जो होती है। तो इसमें विभेद है, कैसे करोगे? तो ये याद रखना, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बिल्कुल, तो उनमें क्या हो सकता है? दुश्चिंता का कारण बन सकता है। दुश्चिंता, वो अपने आप में क्या होंगे? दुश्चिंता होंगे, अपने आप में डिमोटिवेट होंगे अगर आप क्या कर रहा है, उनमें भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही पहला ही आंसर होगा। वृद्धि उन्मुख प्रयासों के करना चाहिए, गलत है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष को दोबारा अधिक देना चाहिए, तो ये तो सब होते ही हैं। तो पहला आंसर होगा ए होगा, ठीक है, बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट बताएं। चलो इसका आंसर बता। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता, ध्वनि आ गई आपको तो किस क्षमता को बढ़ावा देती है? कोई बताएगा? बता जल्दी से इसका क्या होगा। तो देखो ध्वनि संबंधी क्षमता क्या करेगी आपकी? तो याद रखना इसका होगा ध्वनि संरचना। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। मतलब क्या है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना। अगर तुम्हारे अंदर जागरूकता हो गई और फिर उसमें क्या करना? हेर फेर, उसको चेंज वगैरह करना। तो इसका होगा डी आंसर होगा, ठीक है। चलो विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोई बताएगा? विवाद, विवाद, चलो इसका बता, विवाद है या और कुछ है? ये पूरा, इसका पूरा लिख लेना, ठीक है। यह है प्रतिपोषण विवाद। क्या है? पोषण विवाद, पोषण विवाद। तो किससे संबंधित है? ये प्रतिपोषण जोड़ लेना, ठीक है। तो प्रकृति, देखो प्रतिपोषण विवाद ये किससे है? तो याद रखना प्रकृति का जो संबंध है ये आपका अनुवांशिकता से है। किससे है? प्रकृति मतलब अनुवांशिकता से है, और पोषण आपका वातावरण से प्रभावित होता है। क्योंकि बुद्धि और विकास में क्या होता है? बच्चे के बुद्धि और विकास पर अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति किससे है? अनुवांशिकता से होती है, ठीक है। अनुवांशिक गुण पाया जाता है, पोषण वातावरण से संबंधित होता है। तो ये होगा आपका डी होगा। मानव विकास है, तो आपको बताया था मानव विकास कैसा है? तो कोई बताएगा? हमने बताया था मानव विकास गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती है, बुद्धि तेज होती जाती है, बच्चे को याद होता जाता हुआ, वह साथ में क्या होता है? मात्रात्मक। तो दोनों आ जाते हैं, गुणात्मक आ जाएगा और मात्रात्मक। और याद रखना विकास कब से चलता है? तो विकास एक जीवन पर्यंत चलता है, मतलब गर्भावस्था से लेकर, कहां से? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। कब चलता है? जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से लेकर, ठीक है। तो ये होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये दोनों है, गुणात्मक भी होता है, जबकि बुद्धि, जो बुद्धि होती ना, बुद्धि क्या है सर? बुद्धि मतलब होता है बुद्धि नहीं, वृद्धि। वृद्धि मतलब होता है ग्रोथ। एक है सिर्फ मात्रात्मक, इसमें हमेशा शरीर बढ़ता है, ठीक है। चलो जी आ गया समझ में। इनमें से बताओ समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी बताना है जिसमें बच्चे का सबसे कम क्या होगा? समाजीकरण होगा। तो बताओ किसमें होगा? देखो परिवार में तो ज्यादा होता है, और इको क्लब में भी जो रहते ना, जो बच्चे वगैरह को रखा जाता है, और स्वास्थ्य क्लब में भी होगा, इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। वहां पर बहुत सारे देखेंगे बच्चे अलग अलग। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं, सरकारी पुस्तकालय, वहां पर क्या होगा? निष्क्रिय होगा, कम होगा। वहां पर होगा तो लेकिन कम होगा, इनमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका? सी आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? सी आंसर होगा। इसका बताओ, इसका क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास। बताओ इसका आंसर। देखो संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है? जो हमारे ज्ञान से जुड़ा हो, हमारी बुद्धि वगैरह, हमें याद हो जाती चीजें, बुद्धि वगैरह तेज हो जाती है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समापित होता है? समर्थित होता है। कोई बताएगा? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। ऐसा नहीं हुआ। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, संयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना,
जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो याद रखना, आपको संज्ञानात्मक किसी भी बच्चे का मानसिक विकास को तेज करना है तो आपको क्या करना है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि मतलब एक ऐसा वातावरण जिसमें बच्चा अधिक से अधिक सीख सके। ठीक है, समूह कार्य करवाना है, प्रोजेक्ट वगैरह बनवाना है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। निम्नलिखित में से कोई बताएगा कौन सी सीखने की शैली का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो संग्रहण करना होगा, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या चाक्षुष। तो याद रखना यह है चाक्षुष। चाक्षुष मतलब होता है देखना, मतलब किसी भी चीज को देखकर क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना। ये कौशल है, शैली का एक उदाहरण है सीखने की। ठीक है, तो हम आंखों के द्वारा क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, उनको सीखते हैं। तो ये क्या है, चाक्षुष होगा। इसको बोलते हैं हमारी जो आंखें हैं, देखना होता है। चाक्षुष मतलब होता है चाक्षुष देखना। ठीक है, क्या आएगा, डी आएगा। चलो इसका आंसर बताओ। देखो, प्रेरणा होती है आपकी, मोटिवेशन होता है अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताएं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करते हैं। तो कौन सी प्रेरणा होती जो संतुष्टिकरण करती है तुम्हें अवस्थाओं तक पहुंचने, तुम्हें लक्ष्य प्राप्त कराने में। तो ये होती है कौन सी, भावनात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी या प्रभावी। तो इसका सही आंसर होगा ये भावनात्मक होती है। ये भावनात्मक होती है। भावनात्मक प्रेरणा हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी क्या करती है, मदद करती है, जो हमारी फीलिंग जुड़ी रहती है। ठीक है, उसमें होगा ए। एक आंतरिक बल बताया था ना, एक अंदर से ऐसा बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के बाध्य करता है। मतलब हमारे लक्ष्य में क्या है, लक्ष्य होता है, एक अंदर से हमारे अंदर से जुनून आता है, आग लग जाती है और प्रोत्साहित करता है कि नहीं तुम्हें ये पाना है, तुम्हें बनना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे टारगेट है। ठीक है, बात करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो उसको क्या जाना जाता है, संवेग। तो ये नहीं होगा जी, हमारे जो हमारे मस्तिष्क में बहते हैं जी बच्चों में, ये होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये क्या होता है, आंतरिक बल होता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ठीक है, मोटिवेशन होता है। तो क्या होगा, डी होगा। चलो इतना आ गया समझ में। बताओ इनमें से, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रकार से प्रभावित करेगा। कोई बताएगा सकारात्मक रूप से, तो कौन करेगा, सहपाठियों से प्रतियोगिता करना, गलत, माता पिता से दबाव डालना, अनुत्तीर्ण हो जाने की क्या करना, हो जाने का भय, और सहपाठियों से प्रतियोगिता करना, कंपटीशन, तो भी नहीं होगा। तो ये होगा आपका अर्थपूर्ण संबंध। अगर क्या कर रहा है, आपका अर्थपूर्ण संबंध बन चुका है जिससे अधिक से अधिक आपने सीख लिया है, तो वो क्या करेगा, आपका ऐसा सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करेगा आपको, पॉजिटिव रूप से। ठीक है, चलो इतना हो गया। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। प्रतिभाशाली बच्चे, देखो इसका क्या है, अभी बताया, प्रतिभाशाली बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, जी कैसे करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, एक समस्या को कई तरह से सॉल्व करते हैं, सृजनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। कौन से प्रश्नों पर, समझ वाले, विश्लेषण, स्मरण। तो याद रखना सृजन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है, जिनमें अलग अलग मेथड अपनाने पड़ते हैं, उनके लिए उनको अधिक समय देना चाहिए। तो क्या होगा इसका, बी आंसर होगा एकदम करेक्ट। क्या होगा, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि मतलब हमारे दिमाग में जो हमारे संवेग बहते ना, क्रोध आना, गुस्सा वगैरह आना, प्यार वगैरह हो गया, घृणा हो गया। ठीक है, बुद्धि से संबंधित है। तो कौन सा है संवेगात्मक, बताओ। तो ये क्या होगा इसका, किसी को क्या देना, तो गतिक प्रकरण नहीं होगा, समानुभूति। किसी को समानुभूति मतलब क्या होता है, सहानुभूति होती, समानुभूति मतलब किसी को चोट लग जाए और तुम वैसी फील करने लगो, यार उसको चोट लगी, कितना दर्द हो रहा होगा, वैसी तुम्हें होगा। तो इसे क्या होगा, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है जी, हमारे ये दिमाग से संबंधित है। ठीक है,
इसका बताओ, गणित से अधिगम नियोक्ताओं का आकलन निम्नलिखित से किस परीक्षण के दौरान साबित उचित तरीके से, मतलब गणित से अधिगम नियोक्ता है, तुम्हें गणित से डर लगता है, तो किस आकलन के दौरान सबसे अच्छा तुम क्या कर सकते हो, उसको दूर कर सकते हो इस तरीके को, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होता है निदानात्मक परीक्षण। देखो कोई समस्या है, जैसे डॉक्टर के पास जाते ना, तो डॉक्टर बताता है तो मैं बुखार चढ़ा है, तो उसने बताया है सिर्फ, तो वो होता उपचारात्मक। तुमने सिर्फ बताया है उसने कि तुम्हें बुखार है, उस बुखार को दूर करने के लिए उसने टेबलेट दी, तो वो हो जाता है निदानात्मक, उसने निदान कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इसमें होगा आपका निदानात्मक परीक्षण सबसे उपयुक्त होगा, ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ए होगा। चलो इसके बाद बताओ, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के 7 तत्व होते हैं, बताओ कौन से होते हैं। गुण के अपसारी चिंतन में होता है, तोरण में होता है, प्रतिभा में होता है, किस में होता है, तो ये सब किस में होता है बता, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ये सब होता है आपका अपसारी चिंतन, याद रखना अपसारी इसको मुक्त अंत वाले चिंतन बोलते हैं, मुक्त अंत। आपके पास इसमें एक समस्या को कई तरीके से इसे सॉल्व करने की क्या होती है, आजादी होती है। जैसे हमने बोला दिल्ली की विशेषता बता, नहीं, या भारत की राजधानी बताओ, तो वो आप अपसारी अभिसारी हो जाएगा, वो बंद है। भारत की विशेषताएं बताओ, तो तुम्हें इसमें सोचना पड़ेगा भाई साहब, क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, मतलब सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य हो सकता है, तो इसको बोलते हैं सभी के लिए शिक्षा, सभी को एक साथ बैठाकर, चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, तो इस प्रकार की शिक्षा को सहयोगात्मक बोलते हैं, पृथक नहीं बोलते हैं, सशक्तिकरण, तो इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षण। क्या बोलते हैं, इस प्रकार की शिक्षा को बोलते हैं समावेशी शिक्षण। ए आंसर होगा, क्या होगा, ए आंसर। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। देखो निम्नलिखित में से शब्द अभिप्रेरणा मोटिवेशन के साथ क्या जुड़ा है, कोई बताएगा। अब बताओ आपको मोटिवेशन कब आता है, आपको सीटेड अपने मन में आया, सीटेड यार हमें क्रॉस करना है इस बार। मोटिवेशन कब आता है, जब क्या होता है, आपको संवेग होता है, उत्प्रेरण, तो जब आपको आवश्यकता होती किसी चीज की, जैसे आपको खाना नहीं मिल रहा तो आपको खाना की आवश्यकता होगी, तो आपको मोटिवेट अपने आप आ जाएगा क्या, कि नहीं यार हमें काम करना है, जब तो हमें खाना मिलेगा, तो आवश्यकता से जुड़ी रहती सीधे। अगर आवश्यकता हो गई तो तुम्हारा मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर। चलो इसका आंसर बताओ, स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो बताओ, एक रूप बताना आपको, क्या है, एक रूप बताना है इसका। ठीक है, तो एक रूप क्या होगा इनका, तो बता इन्होंने, तो याद रखना पहली बात तो यही पूछेगा, स्टेवन ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है। इन्होंने एक बताई थी व्यवहारिक बुद्धि होती है, कैसी, व्यवहारिक बुद्धि होती है एक। ठीक है, और एक इन्होंने बताई थी कौन सी, एक विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, विश्लेषणात्मक ये बुद्धि होती है। तो जी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ आप, देखो हमने बता ही दिया इसका आंसर। ठीक है, जी हो गया। और एक होती है आपकी सृजनात्मक बुद्धि, क्या होती है, एक होती है सृजनात्मक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बताई इन्होंने। तो इन्होंने बताया इनमें से कौन सा एक रूप है, तो प्रायोगिक नहीं बताया इन्होंने, तो व्यवहारिक बुद्धि बताई है। इसके बाद सृजनात्मक हो गया आपका, और आपका विश्लेषणात्मक, तो जी बुद्धि बताई है। ठीक है, डी होगा। चलो इसका आंसर बताएं। देखो एक वर्ष के शिशु जब आंखों कानों हाथों से सोचते हैं तो कौन सा स्तर में शामिल है, तो जीन पियाजे के हैं, ये किसके हैं, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने बताया था बच्चे का जो विकास होता है संज्ञानात्मक, वो अवस्था के अकॉर्डिंग होता है, हर अवस्था में अलग अलग विकास होता है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं, जी है 4 अवस्थाएं। 0 से 2 वर्ष, सॉरी जी होगा आपका 0 से 2। ठीक है, ये होती पहली अवस्था, और ये होती है आपकी ये होती है दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, और ये होती है आपकी तीसरी अवस्था होती है 7 से 11, और ये होती है 11 से 15 चौथी अवस्था। ठीक है, तो ये होता है इसमें क्या करता है, गामक क्रिया, तो बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, जैसे हाथ के द्वारा, आंखों के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है,
इसके बाद यहाँ पर वस्तु स्थिति का गुण आ जाता है, बच्चे को समझ में आ जाता है कि कोई भी वस्तु फेंकने से नष्ट नहीं होती। यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रतीकात्मक खेल खेलता है बच्चा, ठीक है, लुका छुपी वाले खेल हो गए, ठीक है, मोबाइल वगैरह। यहाँ पर अमूल चिंतन करता है बच्चा, ठीक है, अमूल चिंतन हो गया। इसके बाद क्या, सॉरी, जी चौथी अवस्था है, ये है आपकी तीसरी अवस्था, 7 से 11, ये 11 से 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा, मूल चिंतन करता है। यहाँ पर भार, समय का, दिनांक का अंतर करने लगता है। यहाँ पर होता है चौथी अवस्था में परिकल्पना करता है और जटिल समस्याओं को सॉल्व करता है, ठीक है। तो इसका तो आंसर होगा इसके माध्यम से, आंखों के माध्यम से सीखना, ये बी होगा, ठीक है। चलो इसका बताओ, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास में कौन सा पहलू उपेक्षा होती है, मतलब एक कौन सा पहलू है जिसका ये उसके बारे में नहीं बोलते हैं। तो इन्होंने जेपीडी सिद्धांत दिया था, ये कहाँ के थे, ये रूस के थे, ठीक है, और पाड़ का सिद्धांत दिया था, और सामाजिक अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने किसका उपयोग, एक का उपयोग नहीं किया था, सांस्कृतिक का, भाषा का उपयोग किया था। इन्होंने बोला था समाज के अकॉर्डिंग ही भाषा का विकास होता है, सामाजिक होता है, लेकिन इन्होंने जैविक नहीं बोला था। इसका होगा बी होगा, क्या होगा, बी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो, छात्राएं, चलो कुशलता निष्पादन करती हैं। चलो छात्राएं क्या होती है, छात्राओं के बारे में बताना, ऐसे ही आया था क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका आंसर, बता। तो छात्राएं बताओ क्या होती हैं, ठीक है, दिख रहा क्या, कट तो नहीं रहा इसमें। चलो थोड़ा और इस तरफ कर दो, चलो हो गया। तो याद रखना छात्राएं, देखो अपनी अपनी उम्र के लड़कों, जैसे छात्रा हैं, लड़का लड़की है, लड़की भी 12 वर्ष की है, और क्या है, लड़का भी 12 वर्ष है। तो दोनों क्या होते हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तरह क्या होती हैं, गणित में अच्छी होती हैं। ये तो धारणा है कि गणित उनको आती नहीं होती है, ठीक है, तो धारणा बनाई गई है। तो पहला ही होगा, तुलना में स्थानिक अवधारणा संगीत क्षमताएं रखती हैं, ये गलत होगा। अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें कठिनाई आती है, तो पहला हो जाएगा, पहला ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ग्रेड 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 ग्रेड, तो कोई ग्रेड देते ना, ए ग्रेड बी ग्रेड, तो बता ग्रेड अंकों से कैसे है। देखो एक तो होता है ग्रेड, एक तो होता है अंक, और एक होता है ग्रेड। तो ग्रेड दिया जाता है ना, ए प्लस दिया जाता है आपको, बी प्लस, सी प्लस, इस टाइप से दिए जाते हैं। अंक याद रखना, अंक रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का विकास नहीं होगा। लेकिन ग्रेड में क्या होता है, हमें विश्लेषण करना पड़ता है, ये विश्लेषणात्मक होता है। कोई भी चीज है पहले विश्लेषण करेंगे टीचर, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपको नंबर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विश्लेषणात्मक है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग अलग है, क्योंकि इसमें विश्लेषण होता है, जबकि अंकों में सीधे सीधे नंबर दे दिए जाते हैं, कोई विश्लेषण नहीं है उनमें। देखो शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिन, मतलब बच्चे को पढ़ने में क्या हो रही कठिनाई होगी, ये क्या अधिगम अक्षमता है, अनुभव हो रहा है। तो चाक्षुष स्मृति का से संबंधित है, तो उसके कौन सा है जो देखने से संबंधित है, उसको क्या हो रही, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। तो कोई बताएगा, तो देखो पढ़ने में तो ये होता है किसमें, डिस्लेक्सिया में, ठीक है, याद रखना ये होगा डी। इसमें क्या होता है, 100 को आपका बाज पड़ता है बच्चा, ठीक है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने में प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, इसमें लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, इसमें जोड़ घटाना करने में प्रॉब्लम आती है, जोड़ घटाना, गुणा भाग वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। चलो देखो, रिया क्या है, कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। मतलब रिया क्या बोली, कक्षा में पिकनिक का तय किया है, लेकिन ऋषभ ने सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। मतलब बहुमत, जो ज्यादा बहुमत होगा उसी के अकॉर्डिंग संशोधन होगा नियम में। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब ये विरोध कर रही, प्रदर्शित कर रही है, तो ये किससे संबंधित है, बता जीन पियाजे के।
तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो एकदम शानदार, देखो संज्ञानात्मक परिपक्वता विधि पर, तो ये होगा आपका सहयोग की नैतिकता। वो चाहती है कि नैतिक रूप से सभी काम हों, कि अवस्थाएं जो नैतिक रूप से हों, जिनके पास ज्यादा बहुमत हो, उन्हीं के आधार पर नियम कानून बने। तो ये सी होगा आपका, क्या होगा, सी होगा। चलो इतना आ गया। इसका बताओ, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब विद्यालय आधारित आकलन, जैसा टीचर विद्यालय में बोला है वैसे ही करते हैं आकलन। तो बताओ कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिव्यक्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। इसका आंसर तो बता दो भाई साहब, सी होगा, बिल्कुल सही बोला। तो ठीक है, क्या होगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, मतलब वो क्या है, जब क्या कर रहा है, विद्यालय आधारित आकलन कर रहा है, तो वो व्यवस्था बनाने के लिए क्या है, स्वामित्व की भावना, खुद से काम करने के लिए क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। तो क्या होगा, सी आंसर होगा इसका। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से, इन्होंने बोला अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था समाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन सा सही है बताओ। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडल एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट नुकसान पहुंचा सकता है। ये विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य, ये गलत होगा। इन्होंने बोला था बच्चों के सीखने के लिए एक मॉडलिंग जो प्रतिरूपण बनाया जाता है वो मुख्य तरीका है, ताकि इससे बच्चा क्या है, सीख सके। एक मॉडल टाइप का बनाया जाता है, अल्बर्ट बंडूरा ने बोला था। ठीक है, चलो इतना आगे समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया हुआ शायद आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। मतलब बार बार अभ्यास कर रहा है, प्रयास एवं त्रुटि। एक क्या होगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि बच्चे को बार बार गलतियां करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। तो ये किसने दिया था, तो याद रखना ये थे थॉर्नडाइक, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने दिया था प्रयास त्रुटि सिद्धांत। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कहां पर, बिल्ली पर। इन्होंने देखा कि बिल्ली बार बार लीवर खोल ली, तो इन्होंने बोला है कि बच्चे को क्या करना है, आपको बार बार उनको गलतियां करने दो, अपने आप सीखेंगे उस गलती से। ठीक है, थॉर्नडाइक। बायगोस्की ने, जीन पियाज ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। तो जी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद बताएं नेक्स्ट। बताओ सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है जो चित्त के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। चित्त के माध्यम से कौन बढ़ाता है, बताओ इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो चित्त के माध्यम से आपको नवीन ज्ञान को बढ़ावा देगा। बताओ क्या होगा इसका। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने में हो, ये गलत होगा। अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में, ये गलत होगा। आपको याद रखना, तर्कपूर्ण ढंग से एक व्यवस्थित तरीके से सूचना को क्या करने से, व्यवस्थित करा के बढ़ावा देने से, इससे क्या होगा, इससे नवीन धारणाओं को विकास होगा, ज्ञान का, बच्चे का नवीन जो विकास होगा इससे। ठीक है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, निगमनात्मक तर्कना में क्या शामिल है, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, और ज्ञान से सक्रिय निर्माण और पुनर्गठन, अन्वेषक सीखना और स्वतः खोज परख, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बताओ इसमें क्या होता है, निगमनात्मक में क्या होता है इस व्यवस्था में, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में बच्चे को पहले सामान्य रूप से सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को पहले सभी लोगों को क्या बोलता है, सभी लोगों को पापा पापा बोलता है। ठीक है, और फिर स्पेशल किसी अपने ही पापा को पापा बोलता है। तो ऐसे पहले उसको छोटी छोटी चीजें, फिर उसको विशिष्ट चीजों के बारे में बताया जाता है, उसी को बोलते हैं निगमनात्मक तर्कना बोलते हैं। ठीक है, इसमें यही शामिल रहता है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है,
जल्दी से इसका आंसर बता दो भाई साहब, चलो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, देखो पहले तो सीबीएसई जो बोर्ड होता है ना, सीबीएसई किताबें वगैरह बनाता है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, जिसमें बच्चा अधिक से स्वयं करके सीखे कि प्रतिमान में बच्चों का क्या करना, समाजीकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह इनमें से कौन सा तरीका अपनाएगा जिसमें बच्चे का प्रगतिशील शिक्षा मिलेगी, बच्चा स्वयं से करेगा प्रैक्टिकली। तो बीच समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृतियों को त्याग करें तथा सीखे किस प्रकार से अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं, ये गलत होगा। बीच सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। बे बिना प्रश्न उठाएं समाज के नियम अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके, ये गलत। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होती हुए भी बेवजह स्वीकार करें और विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ सही से, बिल्कुल तुम लोगों ने एकदम शानदार। तो याद रखना इसका होगा बेसामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का सामूहिक जो भी काम हो रहा है उसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और सामाजिक कौशल सीखेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों में प्रगतिशील शिक्षा तभी होती है जब सक्रिय भागीदारी होती है छात्र की और वो खुद से क्या करता है, उसमें भाग लेता है, खुद से सीखता है। तो इसका बी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक आधारित है, तो इन्होंने बताया था सहयोगात्मक, इन्होंने बताया था ना वाइगोत्स्की ने, इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, अभी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत, पार दिया था स्कैफोल्डिंग, ढांचा मचान, ठीक है। तो इनका है वो पारस्परिक शिक्षण पर, सक्रिय अनुकूलन पर नहीं है, ये नहीं होगा आपका अंतर्दृष्टि, इनका पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है कि मतलब बच्चे आपस में सहयोग करके एक दूसरे की हेल्प करके अधिक से अधिक सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका बी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बता। ठीक है, तो कोहलबर्ग, आप याद रखना कोहलबर्ग, इन्होंने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा, नैतिक विकास। इन्होंने क्या बताए थे, तो 3 स्तर बताए थे, 3 स्तर और 6 चरण बताए थे, चरण या उपचरण मान लो। 3 स्तर कौन से, एक तो परंपरागत, कौन सा परंपरागत, सॉरी पूर्व परंपरागत, एक तो होता परंपरागत, क्या होता है पूर्व हो गया, एक होता है आपका परंपरागत, ठीक है, ये होता है 10 से 13, और एक होता है उत्तर परंपरागत, ठीक है, ये 13 से अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चा, इस तो वही बोला, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रधान कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। मतलब इन्होंने बोला ऐसी परियोजना बनाओ जिसमें अधिक से अधिक सीख सके, सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है, तो याद रखना ये हमने बताया था पहली अवस्था में तो दंड होता है, दंड आज्ञा का पालन करना होता है, और दूसरा होता है यांत्रिक अभिविन्यास जैसे को तैसा, और ये होता है दूसरी परंपरागत अवस्था में होता है कौन सी, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। तो ये होता है औपचारिक चरण होता है आपका, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है कि कानून, ये आपका दूसरी अवस्था में आता है परंपरागत में, ठीक है, परंपरागत में आता है जैसे कानूनियों के अकॉर्डिंग और समाज के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो जी आपको याद रखें। 14, चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा बताओ। 14 वर्षीय दीपिका अपने आप में पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो 14 वर्ष की दीपिका है, कौन है, 14 वर्ष की दीपिका अपने आप में पृथक, मतलब अलग से चीजों को अलग कर रही, पृथक कर रही, ठीक है, कि छोटा बड़ा इस टाइप से, और स्व नियंत्रित करती है। तो बताओ प्रयास कर रही हो या विकसित कर रही है, तो ये किस अवस्था में है बताओ। नियमों के प्रति घृणा होता है, स्वायत्ता है, या किशोरावस्था होता है, या परिपक्वता। तो याद रखना ये स्वायत्ता है, जब क्या होता है स्वयं से काम करते हैं, हम क्या करते हैं स्वयं से काम करने की कोशिश करते हैं स्वयं से, तो उसको बोलते हैं स्वायत्ता। जब वो क्या कर रही, स्वयं से कर रही काम, अलग चीजों को वर्गीकरण कर दिया उसने, नियंत्रित कर रही, तो ये स्वायत्ता होगा आपका, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। चलो इसका आंसर बताओ। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में हमने बताया था प्रगतिशील शिक्षा में वहां जहां बच्चा स्वयं से काम करता है, स्वयं बच्चा काम करता है,
प्रोजेक्ट के माध्यम से अधिक से अधिक अधिगम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी मतलब इन्होंने क्या दिया था, इनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक बोलते हैं। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा का जनक बोलते हैं। ठीक है, इनको तो इन्होंने बताया कौन सा दिया था, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, इसका कारण संवर्धन है। तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ सही से। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक, तो इन्होंने बोला था प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जहां बच्चा स्वयं ही सामाजिक समस्या होती ना उनको सुलझाने में क्या होता है, सक्षम होता है, तब उस शिक्षा को बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन मतलब क्या होता है, जब आपको प्रॉब्लम आती है, तो बताओ कौन सा है, भाषा अवबोधन। किसी भी भाषा को सीखने में प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, तो भाषा अवबोधन में होता है अफेजिया, इसको बोलते हैं अफेजिया। ये हो गया आपका भाषाघात। अफेजिया होता है जब आपको किसी भी भाषा को सीखने में प्रॉब्लम आती है। पठन वैकल्प क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, मतलब लेखन बोध में आती है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा आपका होता है डिस्ग्राफिया। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग किसके माध्यम से, तो आपको प्रॉब्लम आती है आपको लिखने वगैरह में। ठीक है, ये होता है। चलो इसका डी होगा आंसर। इसका आंसर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना को बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि बहुकारक सिद्धांत हो गया, हमने बताया था किसने दिया था, तो एक गार्डनर ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, कि 8 प्रकार बताते, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी उन्होंने। ठीक है, तो नहीं है, संबंध नहीं है, तो एक नहीं है और 3 है। क्या है, एक नहीं है और 3 है। देखो अब सिद्धांत से संबंध नहीं है, शोधार्थ नहीं है, तो बिल्कुल सही है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न विद्यार्थियों के लिए अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल सही है। जी आपका गलत होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में एक ही विशिष्टता का प्रदर्शित करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो एक तरीके से एक मतलब हर समस्याओं को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी सी। इसके अलावा सभी विशेषताएं होंगी। आप बताएं, इसका बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्या होगा इसका, तो इसका आंसर बता, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, तो ये तो सही है, क्योंकि नहीं माना चाहिए, ये तो है सही। केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन अध्ययन पर आधारित है, हाँ सही है। समान बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका क्या है, तो वैध नहीं माना जाता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में ये क्या करता है, बुद्धियों का मापन संभव नहीं करता है। मतलब विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में ये भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन नहीं करता है, सभी को सेम ही बता देता, इसलिए इसको क्या है, वैध नहीं माना जाएगा। अब देखो कक्षा में विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विभेद क्या होता है, व्यक्तिगत विभेद मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। विभिन्नता का सिद्धांत, बच्चों में विभिन्नता, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बात से सीखता है, तो बताओ ये क्या होगा, लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापक लाभकारी क्यों नहीं है, लाभकारी हानिकारक है, ये नहीं होगा। लाभकारी है, अनुपयुक्त है, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में क्या करता है, अध्यापकों को प्रवृत्त करने में सहायता करता है, लाभकारी, ठीक है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, क्या होगा, डी आंसर होगा। चलो इतना हो गया। देखो विद्यालय आधारित आकलन मतलब विद्यालय के अकॉर्डिंग क्या आकलन किया गया कि विद्यालय को रैंक दी गई, मतलब कि जो विद्यालय अच्छा करते थे, जिनसे बच्चे अच्छे निकलते थे, तो उनको रैंक वगैरह दी गई। तो आकलन प्रारंभ क्यों किया गया था बताओ,
राष्ट्र में विद्यालयों और शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जाए, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यालय अन्य विभिन्न की तुलना में प्रतियोगी द्वारा अपनी विशिष्ट प्रदर्शन अभिप्रेरित हो। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो इसलिए किया गया था, इसका सही आंसर क्या है आपका, समझना ध्यान से। इसमें बोला गया है कि जो विद्यालय आदत आकलन है ना, कि बच्चों को विद्यालय के अकॉर्डिंग कि कौन विद्यालय कितना अच्छा पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक वगैरह दी गई। तो इससे क्या होगा, विद्यालय अपने क्षेत्रों में और दूसरा विद्यालय उससे क्या है, उससे अच्छा करने की मतलब तुलना करेगा और प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए उससे और बेहतर करेगा, रिजल्ट भी देगा। तो इसका होगा डी होगा आंसर, क्या होगा, डी आंसर होगा। इससे बच्चों का क्या होगा, विकास ज्यादा से ज्यादा होगा। इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर बताएं, देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध रखता है? नहीं है, मतलब एक नहीं है। प्रश्न उत्तर सत्रों की संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ये टीचर के काम होते हैं, और प्रश्नोत्तरी का संचालन करना ये शिक्षक के काम होते हैं। तो ये तो एक ही है, लेकिन ये गलत होगा। स्व आकलन को ये विद्यार्थी का काम है, तो स्व आकलन कौन करेगा, विद्यार्थी स्वयं से करेगा। तो ये शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि ये विद्यार्थी द्वारा होता है। ठीक है, डी होगा इसका आंसर, क्या होगा, डी। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र के से ठीक तरह से मिला हुआ है? जो अपने विशिष्ट क्षेत्र से मिला है, इनमें कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन करेंगे? पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुपयोग पकाने हेतु कोई नई तो इसका आंसर होगा, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में कौन सा मापक सबसे अच्छा परिणाम दे रहा है और सबसे उपयुक्त है, सबसे कारगर है। तो डी होगा इसका आंसर, क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो जी होगा इसका आंसर, डी होगा। ठीक है, तो जी होगा करेक्ट, क्या होगा, डी होगा। चलो नेक्स्ट बताएं। इसके अलावा है 73वां, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक प्रभाव की विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी दौरान सफल हो सके? मतलब वंचित बताया था जो सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो इसमें से कौन सा उपाय आप अपनाओगे कि वो क्या हो सके, भागीदारिता द्वारा वो अधिक एक्टिव हो सके। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। पढ़ाए जाने वाले विषयों में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्राय तुलना करना, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे एक उच्च अपेक्षाएं हैं। चलो बताएं तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। चलो इतना हो गया, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। आप क्या करेंगे, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें। मतलब आपको वंचित हैं, अगर उनको नहीं आता है तो आप उन पर विश्वास करें, पहले बिलीव करें कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सहभागिता और ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे पढ़ेंगे और आपको भी योगदान मिलेगा। उदाहरण, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, कोई बताएगा? विकासात्मक बताने में से कौन सा नहीं होगा? तो विकासात्मक में जो अधिगम क्षमता होती ना, जैसे आपका, तो इसमें होगा आपका प्रेमस्तिष्क घात होता है, ये होता है प्रेमस्तिष्क घात। एक आघात के द्वारा होता है, ये आघात के द्वारा होता है, ये चिंता विकार है। चिंतन क्या है, चिंता विकार है, चिंता विकार है, चिंता के द्वारा आता है। जबकि जीवन है आत्मोह, इसको बोलते हैं ऑटिज्म। इसमें क्या होता है, संप्रेषण करने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है। ये है आपका विकासात्मक, जब आपका मस्तिष्क का विकास होता है ना आपका, तब ये हो जाता है, संप्रेषण करने में प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, ध्यान नहीं रख पाते हो, ध्यान नहीं रख पाते हो, न्यून आप ध्यान सक्रिय, आप ध्यान नहीं रख पाते हो, आप क्या होता है, आवेगशील हो जाते हो यहाँ पर। ठीक है,
इसको बोलते हैं ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये होगा आपका मस्तिष्क संबंधी आघात के द्वारा होता है, तो ये आपका विकासात्मक नहीं होगा, प्रमस्तिष्क घात। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 75 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए वैसे? ठीक है, तो देखो आपका है, क्या बोला उसने, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें और परिवर्तनशील जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित के, मतलब आपको बहुकारक बहुशिक्षण शास्त्रीय पद्धतियां उनमें विभेदीकरण करना है, अलग करना है, तो एक कौन सा कारीगर उपाय होगा? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप उपचारात्मक, ये होगा आपका विभेदीकृत अनुदेशन, इससे क्या होगा आप उनको अलग कर पाओगे, तो इसका सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से क्या होगा इसका आंसर 76 का? ठीक है, तो देखो क्या बोला उसने, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है? प्रतिभाशाली अरे कितने बार आ चुका है, 140 प्लस IQ लेवल। ठीक है, तो क्या प्रभावी होगा? वे अन्न को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है, अन्न को क्यों बनाएंगे, वे खुद को बनाएंगे। वे सदैव अन्न का नेतृत्व करते हैं, अरे अपना करेंगे। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, अब उच्च श्रेणी के माध्यम से, उच्च चिंतन के माध्यम से निम्न श्रेणी पा सकते हैं, मतलब कोई भी जो ऐसी काम है जो सॉल्व नहीं हो रहा, उनको भी उच्च चिंतन से उनको सॉल्व कर सकते हो, संवेदना। ठीक है, चलो इसका बताएं। अब इसका आंसर कौन है उसे बताएगा? तो विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन मतलब समावेशी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाया जाता है, तो मुख्यतः केंद्रित होता है। किसमें होता है? तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण में केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को, केवल तो गलत हो जाएगा, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं पर भी, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की, यार गलत होगा, तो इसका सही होगा समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए, उनके लिए छोटे छोटे काम करवाना, सूक्ष्म गतिक प्रावधानों का उल्लेख करना, तो इससे क्या होगा? केंद्रित होगा समावेशन। चलो इतना आ गया समझ में। आप बच्चों में सीखी गई निसहायता का क्या होता है? बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, तो कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? निसहायता का कारण क्या हो सकता है? तो बताओ निसहायता की बच्चा कब अपने आप को डिमोटिवेट समझने लगता है? तो देखो क्या होगा इसका, तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना, मतलब वो ये सोच लेता है कि वो सफल नहीं हो सकता इस काम में, तो तब निसहायता आ जाती, तो यही आंसर होगा। कठोर निर्णय लेना ये गलत हो जाएगा, तालमेल ना बन पाना, नैतिक निर्णय, तो क्या करना? इस व्यवहार को अर्जित कर, मतलब वो अपने आप को मान लेता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, तब उसमें क्या आती है? निसहायता, और वो सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है, मतलब कोई बच्चा है वो बार बार क्या हो रहा है? कम नंबर ला रहा, क्या ला रहा? विद्यालय में कम नंबर ला रहा है। ठीक है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि कैसा परामर्श देना चाहिए, कोई बताएगा? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन चल ये तो ये गलत हो जाएगा। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए, कठिनाई को घर में उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करवाना, तो आपको तब उनको मार्गदर्शन देना है कि बच्चे अगर तुम्हें गलतियां, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम्हें टीचर की संगति में रहना है, उनके साथ बैठना है, उनसे पूछना है, तो वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, तब वो क्या होगा? गलतियां कम करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, कोई बताएगा? मानसिक प्रारूपता भी बाधित करती है आपका मानसिक मस्तिष्क कैसा है? मोर्चाबंदी निर्धारण कर दिया तुमने एक ही चीज के बारे में,
लेकिन अंतर्दृष्टि तुम्हारी सेल्फ मोटिवेशन है, ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करेगा, वरना तुम्हें क्या करेगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। कोहलर ने दिया था। किसने? कोहलर ने। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कि हमारे अंदर से अंतर्दृष्टि या हमारा क्या होता है, हमारा मस्त जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं तो ये बाधा नहीं होगी, ये तो हमें सहयोग देगी। ठीक है, चलो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो इसका आंसर क्या होगा, समझना क्या बोल रहा है। एक शिक्षा पाठ को पूर्व मतलब पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए, मतलब एक टीचर है जो उन्होंने पहले पढ़ाया था पिछला, उसको जोड़ते हुए आगे का भी पढ़ा है। ठीक है, बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। क्या? सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है, कोई बताएगा? वह बच्चों को पाठ समझने की सोच विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की गलत है, यह वह आकलन के दृष्टिकोण पाठ्य पुस्तक को महत्व को पुनर्वलन कर रही है, सामर्थ्य को प्रेरित कर रही है। तो क्या होगा, सही आंसर होगा आपका वह बच्चों की पाठ समझने की सोच शैली को विकसित कर रही है कि बच्चे खुद से समझ सकें, इसलिए वो क्या कर रही है, बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही हैं कि देखो इसका सारांश है, अब आपको खुद लिखना है। ठीक है, क्या होगा, ये होगा। चलो इसका बताएं। चलो इसका आंसर बताएं जल्दी से। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, तो इसका आंसर बताएं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मतलब एक बच्चा है जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, जैसे हिंदी है, और वहीं दूसरा बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा सीखे ही है लेकिन दूसरी भी एक भाषा सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, तो कौन सी इनमें समान रूप से एक पाया जाएगा? सामान्यीकरण नहीं होगा, सरलीकरण नहीं होगा, तो ये होगा विकासात्मक। दोनों क्या कर रहे हैं? विकासात्मक, क्योंकि विकास कर रहे हैं, दोनों सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सी होगा। क्या होगा आपका? सी होगा। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में? बिल्कुल। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसका आंसर बताएं आप लोग। ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है। देखो अब देखो, एक परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। तो परीक्षा में तनाव क्या होता है? निष्पत्ति को, आपको जो टारगेट है उसको उसके रास्ते से भटकाता है, तनाव ले देते हैं ना। परीक्षा होती है तो हम गलत कराते हैं। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध रखता है? तो ये कौन सी भावना होती है बताओ? तनाव विलोपन होता है, प्रतियोगिता होता है, तो ये होता है संज्ञान भावना। हम क्या होते हैं, अपने दिमाग में सोच लेते हैं यार कि यार ऐसा नहीं हो, पेपर ऐसा है, हम क्या है तनाव ले लेते हैं। तो जब संज्ञान लेते हैं तो हमारी फीलिंग क्या होती है? जागृत होती हैं और हमें डर लगने लगता है, इससे हमारा पेपर बिगड़ जाता है। तो ये होगा, क्या होगा? ये होगा। इसका आंसर बताओ। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निश्चयात्मक प्रकृति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। मतलब एक अध्यापक क्या कर रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो जिसने अपने पैर वगैरह खो दिए या एक्सीडेंट वगैरह में, उससे क्या कर रहा है, उससे वार्तालाप कर रहे हैं, पश्चात अनुकूल नहीं है। कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो बताओ इसमें से क्या होगा? यह अपने विचारों द्वारा खोज करते हुए लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने में यह अच्छा समय, इस कार्य को केवल अनुभवी, ऐसा गलत हुआ, आरामदायक महसूस कर सके। तो इसका मतलब है यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करना चाहता है। कि देखो वो कहानी बताएंगे कि देखो जी टीचर बताएंगे कि देखो बच्चे इसने जो अपने पैर भी खो दिए थे उसके बाद भी ये पढ़ रहा है, या इसने मैराथन में भाग लिया था, तो ऐसे क्या करेंगे? तो लोगों को आत्मविश्वास का निर्माण करेंगे, जो आर्थिक रूप से जो विकलांग वगैरह हैं उनके लिए मोटिवेशन का काम बनेंगे। ठीक है, चलो चलो इसका आंसर बताएं जल्दी से, इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ?
तो देखो इसमें क्या बोला गया है, एक विद्यार्थी क्या कर रहा, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच ये जो नाटक करते ना, कलाकार वगैरह बनना, कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, वो कौन सा होगा जो सबसे कम योगदान देगा उसको बनने में। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना, तो ये तो ज्यादा होगा। उसे रंगमंच कलाकार साथियों के साथ समानुभूति, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, ये देखते हैं भी हो सकता है, कम बोलना, ठीक है, तो ये तो ज्यादा होगा। और ये उसे रंगमंच कौशल को अधिक समय देना जिससे प्रफुल्लित होता है, बिल्कुल सही है। कलाकारों के बारे में साहित्य पढ़ना भी सही होगा, लेकिन 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 और सहानुभूति रखना ये थोड़ा कम होगा, उसमें क्या करेगा, कम देगा, तो इसका होगा बी होगा। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, कौन सा मत है बताओ, इसका आंसर बताओ, बताओ बताओ, हाँ सही बताया, क्या होगा, कौन सा सिद्धांत यह मत करता है कि, तो ये है अपना अब्राहम मैस्लो, तो इनका नाम सुना होगा अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया है, पदानुक्रमित सिद्धांत, क्या पदानुक्रमित, इन्होंने 5 स्तर बताए हैं, 3 तो निम्न स्तर, 2 उच्च स्तर बताए थे, ठीक है। तो इनके बारे में इन्होंने क्या बताया था कि यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन से सीखते हैं, ठीक है। सामाजिक, इनका सामाजिक अध्ययन, सामाजिक सिद्धांत दिया था उन्होंने। इसके अंदर ने पुनर्बलन सिद्धांत दिया था, क्या कहा, पुनर्बलन, चूहे पर प्रयोग किया था। इन्हें भाई साहब ने संज्ञानात्मक विकास दिया था या ज्ञानात्मक, बच्चे का विकास अवस्था के अकॉर्डिंग होता है, स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। अब्राहम मैस्लो आपके रूस के थे, तो ये आपका आ गया अब्राहम मैस्लो। बता इसका आंसर बता, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हो जाए, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, ये गलत होगा। अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ा, बिल्कुल सहायता, बिल्कुल शानदार। तो अगर टीचर क्या कर रहा, टीचर द्वारा बच्चों को स्वायत्तता, उनको स्वयं से करने पर क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और सहायता भी देना चाहिए, तो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो, परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं, इनको बोलते हैं मैच्योर, जो किसी भी समस्या के मैच्योर, इनको बोलते वयस्क, मतलब जो मैच्योर हो जाते हैं, निर्णय किसी भी चीज समस्या को सॉल्व करने में परिपक्व हो जाते हैं, किसी भी चीज पर निर्णय लेने में परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अपनी समस्या को स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। तो परिपक्व विद्यार्थी, बताओ इसका क्या हुआ। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावना का कोई स्थान नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, हाँ ये तो हो सकता है, बिल्कुल। अभी देख रहे हैं अपने अध्ययन में कभी कभी तो गलत होगा, कठिन परिस्थितियों में ही विचलित नहीं होते हैं, अध्ययन में भी, तो सही आंसर है। तो ऐसा अपनी बुद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के क्या है, द्वंद्व वगैरह होते हैं, जो भी समस्या है उनका क्या कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, वही तो होता परिपक्व व्यक्ति, मैच्योर हो गए, मतलब तुम समस्याओं को समझने लगे हो, तो बी होगा। चलो नवासी बताओ, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया है बच्चा, मुक्त रूप से चिल्लाता है, मतलब पहली बार आता है तो वो क्या है, चिल्लाता है स्कूल में। और 2 वर्ष बाद क्या हुआ, जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अब तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां बन जाती हैं ऐसी, ठीक है, ऐसी कर लेता है। तो इस व्यवहारिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत आयत हो सकता है, क्रमिक तो हो नहीं सकता है, निरंतर अलग अलग होता है, तो ये होता आपका कौन सा, विभेद। पहले उसने क्या किया, विभेद किया, बच्चा आया तो उसने देखा यार कि ये पता नहीं ये कौन से बच्चे हैं, तो रोने लगा है। फिर बाद में उसने क्या किया, एकीकरण विकास के लक्षण है आगे, उसने फिर एक करके देखा कि पहले कंधे कर लिए, पूरा यूज करने लगा वो, ठीक है। तो ये होगा विभेद और एकीकरण सिद्धांत, तो डी ऑप्शन होगा। चलो इसमें बताओ, कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है।
तो इसका आंसर क्या होगा? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की प्रति होती है, आनुवांशिक बनावट को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। गोद लिए गए बच्चे का बुद्धि लब्धांत होता है और जबकि सदोहर का अलग होता है, उनके सहोदर भाई बहन का होता है, जो मतलब जैसा सेम नहीं होगा, आयु की लेवल अलग होगा। बोल रहा है आपका गोद लिए बच्चा और उनके जो सगे भाई बहन है उनका एक सा होगा, तो ये गलत होगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालय का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये होगा आनुवांशिक बनावट क्या करती है, मतलब उसके परिवेश के प्रति क्या प्रति उत्तर को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर उसके माता पिता आनुवांशिक रूप से कोई बीमारी है तो उसमें बच्चे में हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद बताने संवेगात्मक विकास मतलब क्या है, जैसे क्रोध आना बताया था ना, गुस्सा आना, तनाव आना, इसको दूर करने के लिए, इनका विकास करने के लिए, क्योंकि क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, प्रेम भी सही से आया, तो के लिए शाब्दिक उपयुक्त क्या होगा, बताओ क्या उपयुक्त होना चाहिए इसके लिए? कोई बताएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी से, इसके लिए उपयुक्त क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही है। तो देखो अगर बच्चे को क्या करना है, संवेगात्मक विकास करना है, तो कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। मतलब प्रजातांत्रिक वातावरण वह होता है जिसमें सभी बच्चों को एक समान देखा जाता है। हो सकता है अध्यापक को कोई भी सहभागिता नहीं करनी चाहिए, गलत होगा। नियंत्रित परिवेश होना चाहिए, अधिकाधिक परिवेश नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए, कक्षा का जो वातावरण प्रजातांत्रिक, मतलब बच्चों को अपने विचारों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी को एक समान देखना चाहिए, तो इससे क्या होगा, उनमें कम वो होगा। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। मतलब एक रचनात्मक आकलन क्या होता है, इसी बोलते हैं सृजनात्मक। इसमें बच्चा एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व करता है, एक समस्या को कई उसके पास सॉल्यूशन होते हैं, चिंतन करता है, समय लेता है। तो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, तो ये तो रचनात्मक है। परियोजना बनाना भी है, अवलोकन है। लेकिन 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 विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, तुमने योग्यता के आधार पर उनको अलग अलग बांट दिया है, तो ये नहीं होगा आपका, तो ये एक गलत होगा, तो ये आपका डी नहीं होगा। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्या है बताओ? अगर आप प्रभावशाली अध्यापिका बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो पुस्तक में उत्तरों के लिखामे पर बल देना चाहिए, बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर जोर देना चाहिए, व्यवधान की अनदेखी करनी चाहिए, गलत होगा। तो प्रत्येक बच्चों पे क्या करना है आपको? अगर आप प्रभावशाली अध्यापिका बनना चाहते हो तो आपको हर बच्चे पर स्पेशली ध्यान रखना है कि वो कोई भी बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही, तो हर बच्चे पर ध्यान देना है। तो क्या होगा इसका? डी होगा। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा? देखो बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षा वातावरण की जरूरत होगी, तो इनमें से कौन सा है सही नहीं होगा? मतलब 3 सही हो गए। तो बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति देना भी अच्छा होगा, स्वीकार करना उनके विचारों को, सकारात्मक रखना, ठीक है। लेकिन ये है, ये गलत होगा। अध्यापक के अनुसार कार्य करना ये नहीं होगा, ये आपका लोकतांत्रिक वातावरण नहीं होगा, ये निरंकुशवादी वातावरण होगा। कैसा होगा? निरंकुशवादी। लड़के एवं लड़कियों के विषय के में कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार में कौन सा सही होगा? लड़कों को घर के बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए या लड़के को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए? सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो लड़के के घर के कामों में सहायता देनी चाहिए, तो ये आपका सही होगा। लड़कों को, ये क्या होगा? लिंग रूढ़िवादिता को दूर करेगा, ठीक है। लिंग रूढ़िवादिता को क्या करेगा? दूर करने का ये साधन है।
और जबकि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं, लेकिन ये दूर करने की कोशिश करता है कि लड़कों को घर का काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपका बी। चलो इतना आ गया समझ। इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा? देखो, एक बच्चे कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। मतलब ये क्या हो रहा, लिखने में आपको 100 को बाज इसको ये उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो एक बच्चे में कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो बताओ, अधिगम में आसुकता के, अधिगम की कठिनाई की समस्या, तो इनको बोलते हैं अधिगम में आसक्ता। इसको क्या बोलते हैं? अधिगम में उसको आसक्ता, प्रॉब्लम हो रही सीखने में। ठीक है, इनको बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, ऐसे डिसलेक्सिया में होता है। ठीक है, इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। ऐसी डिस्ग्राफिया में क्या होता है, इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और डिस्ग्राफिया में क्या होता है, तो लिखने में आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता देना है, तो बताओ शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, ग्रेडों अंकों में देना, शिक्षार्थियों की द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो ये होगा आपका, तो शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए क्या करना, शामिल करना चाहिए, तब तो बच्चा सीखेगा। तो सक्रिय सहभागिता जहां दिखेगा उसका आंसर यही आएगा। ठीक है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? बताओ, मतलब प्रतिभाशीलता किससे आती है? कोई बताएगा इसका आंसर? प्रतिभाशीलता किससे आती है? जो प्रतिभाशील बालक होते हैं ना, जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, जो हर समस्या को अलग अलग तरीके से, उच्च योग्यता, उच्च संज्ञाता, उच्च वचनबद्धता, वचनबद्धता नहीं होगा ये, उच्च प्रेरणा, ये वचनबद्धता नहीं आएगा इसमें। तो उच्च क्षमता होनी चाहिए उनके अंदर, उच्च सृजनात्मकता होना चाहिए, उच्च स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति होनी चाहिए, तब वो समझेगा, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो बच्चा क्या होगा, तब उसको हम बोलेंगे ये कैसा बालक है, ये सृजनशील बालक है। उच्च क्षमता होनी चाहिए, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इसका महत्वपूर्ण होती है। आपको पता है एनसीएफ 2005 आया था, बोलता है बच्चे की गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं बताओ? तो देखो क्यों है, या विद्यार्थियों को उत्तरी एवं अनुत्तरी समूह में वर्गीकृत, ये गलत होगा। या अध्यापकों बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका है, तो ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। इससे हमें पता चल जाता है बच्चा गलती करता है बार बार, तो उसको अपने आप से पता चल जाता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तथा समाधानों को पहचान में क्या मिलती है, बाद में सहायता मिलती है। तो ये होगा सी आंसर होगा। क्या होगा? सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? सी। चलो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो चिंतन दो प्रकार का होता है, हमने बताया था, जो बार बार आता है। एक तो होता है अपसारी, क्या होता है? एक तो अपसारी होता है और एक होता है आपका अभिसारी। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स, इसमें क्या होते हैं? इसको बोलते हैं मुक्त अंत वाला। मुक्त अंत वाला ये होता है बंद अंत वाला, बंद अंत वाला, क्लोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व करता है। एक जैसे हमने बोला भारत की राजधानी क्या है, तो ये हो जाएगी दिल्ली, तो ये तो बंद एक प्रश्न वाला है। लेकिन बहुत सारे उत्तर हो, जैसे हमने बोली प्रधानमंत्री की विशेषता बताओ, तो कौन सा चिंतन होता है? ये होता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, क्या होता है आपका? अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो ये था हमारा आज के 100 क्वेश्चन थे। अब आपको बताना है आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब, और चैनल को कमेंट जरूर करना है ऑफलाइन के आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, थैंक यू सभी को।